हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। जहां पर कि हम देखेंगे फर्स्ट इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स के बारे में, सेकंड हम देखेंगे इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में, थर्ड हम देखेंगे ऐसी कंपनी जो इस सेगमेंट में काम कर रही है और जो कि लिस्टेड है इंडिया में, और फोर्थ हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। Home to more than 20 million people, Mumbai is India's most populous city. तूफान के अंदर जब मेरा बोट चला गया, नष्ट हो गया, मैं पूरी तरह से टूट गया। If this continues, यही चलता रहा 1-2 साल में, तो I don't have to wait for 5 years. मैं already bankrupt हो रहा हूँ, मैं already सब कुछ छोड़ रहा हूँ। My dad had dengue after, he had lepro after, the kind of diseases that happen just staying in that water. But these 20 million lives are under threat. Code Red for Humanity. जो अतीत में देखने को मिला वो सिर्फ ट्रेलर है। The sea level has risen by 20 centimeters already. मुंबई शहर पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। Sea level rise is putting Mumbai's survival at risk. We'll explain how it got here, but first, a lesson in history. मुंबई के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि समुद्र से कनेक्टेड है, जहां पर कि आए दिन समुद्र का पानी जो है घुस जाता है। जब भी जोर से हवा चलती है या जब भी तूफान आता है, जो ये समुद्र का पानी है वो जो है कॉलोनी में और इलाके में घुस जाता है, जहां पर कि उस इलाके में जो मछुआरे रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको जो है बहुत दिक्कत पहुंचता है। जैसे कि देखा जाए 2020 में तो जो सी लेवल है वो 20 सेंटीमीटर राइज हो गया है, और ये आने वाले समय में अगर ऐसा ही हीटिंग चलता रहा तो जो आने वाले 70 से 80 साल में यानी कि 2100 तक ये जो सी लेवल है ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो राइज होके हो जाएगा 1 मीटर तक, जहां पर कि कई सारे ऐसे इलाके जो मुंबई के आज पानी के ऊपर हैं वो आने वाले समय में जो है पानी के नीचे चले जाएंगे, जिसके कारण कि आने वाले समय में लाइफ का और प्रॉपर्टीज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज होने वाला है। और ये जो पानी है ये क्यों बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो अगर इस चीज को हम धरती मान लें तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो है पोलर आइस कैप्स रहते हैं यानी कि ग्लेशियर, और जैसे जैसे धरती दिन ब दिन गर्म होते जा रहा है तो यहाँ पर के जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जा रहे हैं और पानी जो है दिन ब दिन समुद्र का बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर हीटिंग क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हीटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो धरती है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का चादर चढ़ गया है धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा। तो ये जो धरती यहाँ पर जो है सन रेज आता है, पहले क्या होता था मैक्सिमम परसेंटेज में वो रिफ्लेक्ट हो जाता था वापस, लेकिन ये जो धरती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जो आ गया, जिसके कारण की जो सन रेज है वो अंदर आ रहा है और इस चादर से निकल नहीं पा रहा है और कनेक्टेड होके यहाँ पर धरती को क्या है इन जनरल वार्म करते जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है पूरे ग्लोब के हीट होने का। ये तो एक रीजन हो गया। और क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा सूखा देखा जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र के इलाके में, और कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर कि जो है बिन मौसम बरसात हो जा रहा है, जिसके कारण कि हमारे एग्रीकल्चर्स या फार्मर को बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये दुनिया में एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है, जिसके आज अगर हम डील नहीं करते तो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉब्लम है वो दुनिया में एक सेक्टर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा है, जो कि आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जहां पर कि जो गाय है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन रिलीज करती हैं, और ये जो गाय है वो मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करती है। अगर आप सब लोग मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो आप लोग भी इसके कार्बन उत्सर्जन के बराबरी के भागीदार होते हैं। अगर इस चीज को कम किया जाना है तो यहाँ पर जो है वीगन प्रोडक्ट आ जाता है। वीगन प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि नेचुरली फ्रूट से या वेजिटेबल से उस चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे वीगन मिल्क जो कि आमंड से बनाया जाता है या कई सारी चीज़ों से, जहाँ पर कि गायों का और कई सारे जानवरों का उपयोग नहीं होता है। तो जैसे जैसे गाय लोग जो हैं कम होते जाएंगे तो वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता जाएगा। यानी कि आपको अभी दूध ले रहे हैं गाय का, लेकिन आगे चल के इसको वीगन में शिफ्ट करेंगे तो वैसे वैसे कार्बन का उत्सर्जन जो है कम होता जाएगा। ये कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि आप कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
ये तो था एक कॉमन लेवल पे, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन कर रही है वो बहुत सारी जो है कंपनीज हैं, और इस कंपनी के लिए एक अच्छा जो है वजह हो जाता है कार्बन को न्यूट्रल करने का, वो है कार्बन क्रेडिट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज, इस क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है इसको देखते हुए दुनिया के कई सारे जो लीडर्स हैं कंट्रीज के, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज के हों या वो डेवलप कंट्रीज के, इन सभी ने जो है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए पेरिस में एक एग्रीमेंट साइन किया, जहां पर कि वो सभी लीडर अपनी अपनी कंट्रीज को आने वाले कुछ सालों में जो है नेट कार्बन जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कि उन लोग क्या है कई सारे इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं आने वाले समय में, और उन लोग अपने देश की कई सारी कंपनीज को भी पुश करने वाले हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है नेट कार्बन फ्री हो जाएं, जिसके कारण कि जो होलिस्टिक गोल है सबका वो जल्दी से जल्दी मीट हो सके। और इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, उन्होंने 2035 तक डेडलाइन सेट किया है कि वो जो है कार्बन जीरो हो जाएंगे, नेट कार्बन जीरो। टाटा स्टील जो कि 2040 तक उन्होंने डेडलाइन तय किया है कि वो नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे, और हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने ऐसा वादा करके आया कि 2070 तक हम जो है नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे करके। तो यहाँ पर जो है कार्बन क्रेडिट का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। एनवायरमेंटल एनर्जी लीडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2020 से लेकर 2027 तक इस इंडस्ट्री में जो है 31% CAGR का ग्रोथ आना बाकी है। 2019 में जो कार्बन क्रेडिट का मार्केट था वो था $211.5 बिलियन, जो कि आने वाले समय में ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2027 में कि इसकी वैल्यू हो जाएगी $2.4 ट्रिलियन, जहां पर कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है कार्बन क्रेडिट स्पेस में। अब ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट ये एक बहुत फैंसी नाम बना दिया गया है। ये एक प्रकार से एक पॉइंट होता है, जैसे कुछ आप अच्छा काम करते हैं या कुछ सर्विस जो कंपनी है, जैसे कि आप बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेड में, तो वो आपको क्रेड पॉइंट देता है। तो इसी तरीके से कार्बन क्रेडिट होता है। जैसे कि इसके लिए आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी जो है कार्बन एमिट कर रही है एनवायरनमेंट में, और एक कंपनी जो है रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है और ये कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। तो इनके दोनों के बीच का लाइन जो है आप जीरो मान लेते हैं। तो जो कार्बन जो रिलीज कर रही है वो नेगेटिव होते जाएंगे कार्बन क्रेडिट पॉइंट में, और उनको कंपनसेट करना पड़ेगा ताकि वो नेट कार्बन जीरो हो। और एक कंपनी जो है कार्बन जो है एब्जॉर्ब करेगी इन्वायरमेंट से, तो ये जो है पॉइंट को गेन करते जाएगी। तो यहाँ पर ये लेवल जो है इसका बढ़ते जाएगा दिन ब दिन, और इसका लेवल जो है कम होते जाएगा। तो दोनों को आगे चल के मैच कराया जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का एम है कि नेट कार्बन जीरो होना, और इसके पास जो है कार्बन क्रेडिट जो है अतिरिक्त मौजूद है या अवेलेबल है। तो ये जो अपना कार्बन क्रेडिट या पॉइंट है इस कंपनी को बेचेगी, और बदले में ये कंपनी उसको पैसा देगी या इंसेंटिव देगी कुछ, तो जिसके कारण कि ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो गोल है नेट कार्बन जीरो होने का, वो जो है फुलफिल हो जाएगा। इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो कि कार्बन क्रेडिट स्पेस में काम कर रही है, और ये जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी भी है, तो इसमें आप जाके इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इस कंपनी का जो काम है वो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना और ट्रेडिंग प्रोवाइड करना कार्बन क्रेडिट का। जैसे कि कोई बायर है जिसको कि कार्बन क्रेडिट चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी कार्बन न्यूट्रल हो जाए, तो इसके लिए काम करेंगे इसको कंसल्ट करने का, और जो कंपनी जो है बेचना चाहती है उससे कंसल्ट करेंगे। तो ये दोनों के बीच में ट्रेड करवाने का काम करते हैं, और कार्बन को ट्रेड करने का काम तो करते ही हैं, इसके साथ साथ कार्बन को वैलिडेट करने का भी काम करते हैं, जहाँ पर कि वो जो है अपने प्रिसाइज मॉडल से जो है कनेक्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट करने का काम करते हैं कि कितना मिलियन टन कार्बन जो है जनरेट हो रहा है इस कंपनी से। और इस जो मिलियंस में जो जनरेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो है डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करती है ये कंपनी। ये कंपनी जो है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है सरकारों को भी और कंपनीज को भी। EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जिसका कि IPO जो है अभी हाल ही में आया 2021 के अप्रैल में, जहां पर कि इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने बस 18 करोड़ रुपए जो है रेस किया, और इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है
वो रखा गया था 100 करोड़ रुपीस, जो कि लिस्ट हुआ 150 करोड़ के पास। और अगर आप आज जाके इस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन आज के डेट में है 3835 करोड़ रुपीस, जो कि उस प्राइस से ये है 38 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन है। और आने वाले समय में यहाँ पर एक बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि पहली एक ऐसी कंपनी जो कि एक प्रकार से मोनोपोली भी हो जाती है कार्बन क्रेडिट स्पेस में, और ये जब फुल फ्लेजिड ट्रेडिंग करवाना चालू करेंगे कार्बन का, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है और रिवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत शार्प इंक्रीज होता जा रहा है। इस कंपनी का जो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये है 125%, और इस कंपनी का जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 93%, जो कि एक बहुत हाई हो जाता है, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखें और आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता हो या नहीं भी आता हो तो मैं इस बताता हूँ। यहाँ पर इस कंपनी में जो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, जहाँ पर कि इसका टारगेट जो है हो जाता है 4000 के आसपास, और अभी जो कंपनी है वो 1380 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पर कि 2.8% या 2.8x ग्रो होने का चांसेस है आपके मनी का, पर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो थोड़ा बहुत और समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी में आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। रिसेंट डेवलपमेंट, भारत सरकार ने अभी अभी जो है 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया है, जिसके कारण की जो इमिशन नॉर्म्स है उसको बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कंट्रोल किया जाएगा, और जो है जिसके कारण की स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा। पहले इंस्टीट्यूशन या कंपनीज में ही देखा जाता था कार्बन को, उत्सर्जन को, लेकिन आने वाले समय में बिल्डिंग्स में, हाउस में, ये सब जगह पर कार्बन जो उत्सर्जित होता है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, जिसके कारण की जो कार्बन क्रेडिट का जो हिसाब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं मनीष देवकरा साहब, उन्होंने भी आके इंटरव्यू दिया है जहाँ पर कि बताया कि 2030 आते तक इस सेक्टर में जो है 500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है कार्बन क्रेडिट की, और इस सेक्टर में क्या है आने वाले समय में जो है बहुत ग्रोथ होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।